मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को समीम स्मार्ट एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि 9 क्लास का एग्ज़ाम हो चुका, ऐसा ही नहीं पूरा उम्मीद है कि आप लोग को एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा। और साथ ही साथ देखिए, आज सोशल साइंस का 40 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। इसमें 40 में आप लोग को कितना आ रहा है कमेंट के माध्यम से ये भी आप लोग बताइएगा। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था प्यारे विद्यार्थियों आज कि जब लुई 16वां को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई तो उसे 21 जनवरी 1773 ईस्वी को सार्वजनिक रूप से निम्न में से किस स्थान पर फांसी दी गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में दिया गया था, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार निम्न में से किस क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी? तो था प्यारे विद्यार्थियों फ्रांसीसी क्रांति। जिसका भी ये पेपर है उसका ये भी सही है, करेक्ट। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा देखिए दिया गया है, रूस में आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए निम्न में से किस प्रकार के उपाय को जरूरी माना गया? ए लिख रहा है कुलकों का सफाया करना, ये भी सही है। किसानों से जमीन छीनना, ये भी सही है। अगला देखते हैं कि इसमें सी में दिया गया है सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना, ये भी सही। इनमें से सभी सही है, अर्थात यानी कि विकल्प डी सही हो जाएगा, करेक्ट। ये भी देखिए इनका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि यूरोप में समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा निम्न में से कौन सी थी? तो रूढ़िवादी, इसमें समाजवाद। तो सही जवाब हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों समाजवाद। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1927 से 28 के आसपास रूस के शहरों में किस वस्तु का भारी संकट पैदा हो गया? तो 1927 से 28 ईस्वी में देखिए अनाज का जो है भारी संकट पड़ गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनाज, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि नासीवाद का उदय कहाँ हुआ था? प्यारे विद्यार्थियों नासीवाद का उदय जो कि हिटलर ने किया था वो जर्मनी में किया था, करेक्ट आंसर। इसका भी है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हिटलर की नात्सी सोच निम्न में से किन विचारकों के सिद्धांत पर आधारित था? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा, इसमें देख रहे हैं कि चार्ल्स डार्विन एवं हार्वर्ड स्पेंसर के सिद्धांत पर आधारित था, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में वन संसाधनों के दोहन में किस यूरोपीय शक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो निभाया था प्यारे विद्यार्थियों ब्रिटेन ने। किसने निभाया था? ब्रिटेन ने। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यूरोप में किन वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बागान बनाए गए और उनके लिए प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया? तो था चाय, कॉफी और रबड़। इसका भी करेक्ट आंसर सही है, यानी जो भी लड़का टिक लगाया करेक्ट सही लगाया है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इंडोनेशिया के जावा में निम्न में से किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमांतु किसान के रूप में जाने जाते थे? तो ए लिख रहा है सोमाली, बी लिख रहा है मसाई, सी लिख रहा है कोलोंग, डी लिख रहा है गद्दी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलोंग, यानी इसका ए भी सही है, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर इसमें उसका सी सही हो जाएगा विकल्प, यानी क्वेश्चन नंबर अब 11 कह रहा है कि गढ़वाल और कुमाऊं के गुर्जर चरवाहे सर्दियों में भाबर के सूखे जंगलों की तरफ
और गर्मियों में बुग्याल के ऊपरी घास के मैदानों की तरफ चले जाते थे। गढ़वाल और कुमाऊं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गढ़वाल और कुमाऊं जो है प्यारे विद्यार्थियों वो उत्तराखंड में ही स्थित है। शाबाश, इसका ए भी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कह रहा है कि भारतीय भूभाग एशियाई महाद्वीप का निम्न में से किसका विस्तार माना जाता था? तो वो देखिए दक्षिण अफ्रीका का या दक्षिणी भाग का इसका हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका नहीं हो जाएगा। भारतीय भूभाग एशियाई महाद्वीप का निम्न में से किसका विस्तार माना जाता था? तो पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी। इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद सागर, तो पूरब में कौन सा महासागर भारत की सीमा को निर्धारित करती है? तो पूरब में है बंगाल की खाड़ी। ये लिख दिया था प्रशांत महासागर, चलो काट के सही कर दिया है, बंगाल की खाड़ी करेक्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्न में से भारत का कौन सा राज्य है जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? उत्तराखंड, फिर आगे दिया गया है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। बिहार राज्य जो हम लोग को पड़ोसी यही साझा नहीं करता है, बिहार हो जाएगा करेक्ट आंसर, उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर स्थित है? तो बैरन द्वीप पर। किस द्वीप पर स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? बैरन द्वीप पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार भारत का एक विशाल पठार है, इसकी विशेषता निम्न में से क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह अनियमित त्रिभुजाकार है, यह गोंडवाना महाद्वीप के टूटने और बहने से बना है, यह भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने स्थित भूभागों में से एक है। यानी इसमें तो सब सही लग रहा है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला जिसे निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है वह भारत की निम्न हिमालय के नाम से भी हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला जिसे निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है वह भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? तो असम एवं हिमाचल प्रदेश में, यानी कि विकल्प बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि महादेव, कैमूर तथा मैकाल निम्न में से किनके नाम है? तो नदियों के तो नाम नहीं है, पर्वतों का भी नाम नहीं है, सी में देखते हैं पहाड़ियों का, पठारों का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहाड़ियों का, यानी इसका ए भी सही है। क्वेश्चन नंबर उसका सी ने विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ये तो होगा नहीं, बिहार भी नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती? सिंधु, गंगा, ये तो निकलता है हिमालय से, सिंधु भी निकलता है, गंगा भी निकलता है, ब्रह्मपुत्र भी निकलता है, कृष्णा नदी नहीं निकलता, यानी कृष्णा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि धुआंधार जलप्रपात भारत के किस राज्य और शहर में स्थित है? तो मध्य प्रदेश जो कि जबलपुर में स्थित है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्न में से कौन अत्यंत ठंडी पर्वतों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है ठंडा से, तो हो जाएगा हिमाचल पर्वत या हिमाचल पर्वत, यही है हिमाचल पर्वत या हिमालय पर्वत भी बोला जाता है उसको। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का प्रमुख कारण निम्न में से कौन माना जाता है? अत्यधिक शिकार करना, वनों की अंधाधुंध कटाई करना, तो नहीं होगा, औपनिवेशिक, लेकिन ये भी हो जाएगा अत्यधिक शिकार करना। पारिस्थितिक तंत्र एवं असंतुलन का प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा माना जाता है? तो अत्यधिक शिकार करना, ये भी सही है, वनों की अंधाधुंध कटाई करना, ये भी सही है, औपनिवेशिक होना, ये भी सही। इसमें तो सब सही हो जाएगा, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा इनमें से सभी, विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 24
24 कह रहा है कि सुंदरी वृक्ष निम्न में से किस स्थान पर पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष निम्न में से किस स्थान पर पाए जाते हैं, तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि जिस शासन प्रणाली में सरकार का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है उसे किस प्रकार का शासन कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है लोकतंत्र। क्या कहा जाता है? लोकतंत्र, यानी लोगों का शासन। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एक गैर लोकतांत्रिक देश में निम्न में से क्या देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ हो जाएगा वहाँ बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती है। तो ये भी नहीं देखने के लिए नहीं कहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। वहाँ विपक्षी दल अपनी भूमिका निभाता है, नहीं कहा तो ये भी सही हो जाएगा, नहीं होगा। वहाँ सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती है, ये भी नहीं होता है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी कि विकल्प इसमें डी सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि लोकतंत्र निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। एक औपचारिक प्रथा, ये भी नहीं हो जाएगा। जाति प्रथा, जाति प्रथा से थोड़ी लोकतंत्र चलेगा, इनमें से सभी भी नहीं होगा, क्योंकि जाति प्रथा से मतलब औपचारिक भी नहीं होगा। वहाँ पर राजनीतिक समानता, राजनीतिक के मामला में सभी लोग समान है, एक समान है। किस में? लोकतंत्र में। लोकतंत्र में राजनीतिक मामलों में सभी लोग समान हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान को न बदलने जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था, इसलिए संविधान में समय समय पर बदलावों को शामिल किया जाता रहा है। इन होने वाले बदलावों को क्या कहा जाता है, तो संविधान की प्रस्तावना नहीं, संविधान का प्रारूप भी नहीं, संविधान की धारा, संविधान संशोधन, तो उसमें हो जाएगा संविधान संशोधन जो होता है, संविधान संशोधन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है ध्यान से देखिएगा 29, निम्न में से कौन एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे, जिसमें महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी नहीं थे लेकिन उनका सभी लोग बात मानते थे। ये जो जिसका भी क्वेश्चन है उसमें डी नहीं होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो थे जी, नेहरू रिपोर्ट लेकर के आए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर भी थे जो कि संविधान लिख रहे थे। इसमें संविधान सभा के सदस्य में महात्मा गांधी जी नहीं थे, लेकिन उनका सभी लोग जितना भी सदस्य थे उनका बात को मानते थे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि लोकतंत्र में चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या दल निम्न में से कौन सा काम नहीं कर सकता है। मतदाता को प्रलोभन या घूस या धमकी देना, जो कि नहीं कर सकता है लेकिन आजकल यही आम हो गया है। क्वेश्चन इसमें विकल्प बी कह रहा है कि जाति धर्म के आधार पर वोट मांग करना, ये नहीं कर सकता है लेकिन आजकल ये भी जाति धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, भी आप लोग जान रहे हैं। किसी भी प्रकार के सरकारी संसाधनों का उपयोग करना, ये भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आजकल आप लोग देखे होंगे कि मैया सामान जो है चुनाव के समय डाला गया था। क्वेश्चन नंबर इसमें हो जाएगा डी सभी, लेकिन अभी सभी के सभी सब किया जा रहा है, लेकिन चलो इसके हिसाब से विकल्प डी सही हो जाएगा कि ये सभी नहीं कर सकते हैं लेकिन आजकल वही हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि जब किसी विधानसभा या लोकसभा के एक क्षेत्र में किसी सदस्य की मृत्यु या त्याग पत्र देने से सीट खाली होती है और उस पर दोबारा चुनाव कराए जाते हैं, तो इस होने वाले चुनाव को किस नाम से जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जानते हैं कि जो चुने गए सदस्य लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो चाहे विधायक हो, जब उनका मृत्यु हो जाता है या त्याग पत्र दे देते हैं तो वहां पर देखिए उपचुनाव होता है। क्या होता है? उपचुनाव। इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्न में से भारत की न्यायपालिका क्या काम करती है। वह कानून के शासन की रक्षा करती है, ये भी सही है। वह कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करती है। वह विवादों को कानून के अनुसार हल करती है, ये भी सही, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। आप लोग कमेंट करके लास्ट बताइएगा कि आप लोग को कितना नंबर आ रहा है। निम्न में से किस अधिकार को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो इसमें हो जाएगा समानता का अधिकार, ये नहीं होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो इसका हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक श्रम अवशोधित करने वाला क्षेत्र निम्न में से किसे माना गया है? तो ये माना गया है कृषि को, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 लिख रहा है कि पालमपुर में मझोले और बड़े किसान के कितने परिवार निवास करते थे? तो निवास करते थे या निवास करते हैं, तो 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। क्वेश्चन नंबर 36 लिख रहा है बेरोजगारी में वृद्धि किस प्रकार के अर्थव्यवस्था का सूचक मानी जाती है? तो मानी जाती है मंदीग्रस्त को, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा प्यारे विद्यार्थियों कि ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली अदृश्य बेरोजगारी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत के विकास की रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है? जनसंख्या वृद्धि, कृषि पिछड़ापन, तो भी हो जाए निर्यात दर में घोटाला, गरीबी उन्मूलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गरीबी उन्मूलन, यानी विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि मानव संसाधन विकास पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करने वाला राज्य निम्न में से किसे माना गया है? तो ध्यान केंद्रित करने वाला राज्य जो है प्यारे विद्यार्थियों वो है केरल, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि अंतिम क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खदानों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कृषि के उत्पादन में वृद्धि की एक नई रणनीति बनाई, जो कृषि के उत्पादन के क्षेत्र में देखने को मिली। उसका नाम निम्न में से क्या है? तो वो देखिए हो जाएगा हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है कृषि को बढ़ाने का काम किया। इसमें से आप लोग को कितना नंबर आ रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा।